नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 2024 लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक दलों की बात करें तो वहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता ये भी कहा जाता है कि पूर्वांचल से होकर गुजरता है। अगर हम पूर्वांचल का जिक्र करें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिक्र करना लाजमी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि सुभाषपा वहां पर मजबूत पकड़ रखती है। ऐसे में सुभाषपा पार्टी एनडीए में इस वक्त शामिल हो चुकी है और एनडीए के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को साथ में मिलकर लड़ेगी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी अरुण जी कि लोकसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों के बीच में लगातार बनी रहती है। हिंदुस्तान के एक इकलौता ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पाएंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो लगातार गांव में जाते हैं, गांव में लोगों की समस्या सुनते हैं और गांव में ही समस्याएं होती हैं, क्योंकि गांव से ही देश की तरक्की जुड़ी हुई है। अगर प्रदेश की तरक्की देखा जाए, जिले की तरक्की देखा जाए, तो गांव से ही जुड़ा हुआ। तो पहले मान्यवर कांसीराम साहब थे, लोहिया जी थे, ये लोग गांव में जाते थे और गांव से लोगों से सीधे कनेक्टिविटी बैठा। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए ही नहीं काम करती है। हम लगातार 24 घंटे, जब सो जाते हैं तो पार्टी का काम बंद हो जाता है और जग जाते हैं तो पार्टी का काम चालू हो जाता है। और लगातार हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने संगठन को बेहतर कैसे किया जाए, ब्लॉक स्तर तक, विधानसभा स्तर तक, न्याय पंचायत स्तर तक, जिले स्तर तक, प्रदेश स्तर तक कमेटियां गठित किया जा रहा है। और उन कमेटियों में जो नौजवान उभर के आ रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और वो बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमारे पूरे 75 जिलों में जिलेवार हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, वंचित शोषित जागरूकता सम्मेलन। इसमें जितने उपेक्षित वर्ग हैं उन वर्गों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है और उनके बेहतरी के लिए, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे उनकी आवास पेंशन शौचालय का सवाल हो, चाहे उनके राशन का सवाल हो, चाहे उनके नाली खरंजा पुल पुलिया का सवाल, जो उनके मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम लोग आवाज बुलंद करते हैं। और वो बड़ी संख्या में, हमने तो अभी एक गांव सैफई में गए थे, तो सैफई का 1.5 किलोमीटर के रेंज में सैफई से गांव था, बंजारा वर्ग का बड़ा आबादी था, 500 घर हैं वहां और 2,500 वोट है, लेकिन अब तक उन गांवों में आवास नहीं मिल पाई है। पूर्ववर्ती सरकारों ने उन गांवों को राजस्व गांव घोषित नहीं किया। और ऐसे ही हजारों ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें अभी तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। हम उसको बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए, जो हम एनडीए में शामिल हुए हैं, तो सरकार के मुखिया तक उस समस्या को पहुंचाए तो समाधान का रास्ता निकला। माननीय प्रधानमंत्री की एक योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अमल करके विभागीय मंत्रियों को निर्देशित किया है कि इन गांवों, जो छूटे हुए गांव हैं, जो विकसित गांव नहीं हुए, उनको जोड़ा जाए। और लोकसभा को देखते हुए हमारी पार्टी 80 लोकसभा सीट कैसे जीती जाए। और बिहार की हम 39 जिलों में, हम लोग 32 जिलों में हम लोगों ने अब तक काम किया है और वहां हमारे नेता बड़ी तेजी से हर जिले में दौरा करके बड़े बड़े जनसभा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। एक लोगों का उत्साह दिख रहा है कि आगामी लोकसभा में लोग बड़ी मजबूती से खड़े होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए को मजबूत करेंगे। और यही है कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता के दर्द को समझेंगे, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ खड़ा होगा। और जनता का आशीर्वाद इतना तेजी से खड़ा हो रहा है कि अब हम लोग उस चीज को देख रहे हैं। नए लोगों का जो प्रवेश हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग का हो, चाहे महिला वर्ग का हो, युवा वर्ग का हो, किसान वर्ग का हो, हर तबका अब हम लोगों के संगठन में बड़ी तेजी से जुड़ रहा है। और हम कार्यक्रमों में देख रहे हैं बड़ी उत्साह के साथ लोग जुट रहे हैं। तो आने वाले समयों में ऐतिहासिक 2024 का जीत एनडीए के साथ आपको देखने को मिलेगा। भले विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की दिशा पूर्वांचल से होकर गुजरती है। 28 लोकसभा ऐसी हैं जहां 2019 का अगर रेशियो उठाकर देखेंगे तो 500 से लेकर के 45-50 हजार के बीच में समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है और वहीं बीजेपी 500 से लेकर 45 हजार के रेशियो से चुनाव जीती है। तो कहीं न कहीं वो हम अकेले लड़ने की वजह से ये सीटें प्रभावित हुए हैं। और यही 2022 में आप देखिए, जब रिजल्ट हम समाजवादी के साथ खड़े हुए तो वहां सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी जीत गई। तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, हमने जो अलायंस बनाया था, उस अलायंस को जिस दिशा में हमने प्रयोग किया, उस दिशा में हम सफल रहे
और हम हार गए वहां जहां पश्चिम में हम लोग जिस पे उम्मीद किए थे, वहां हम लोगों को निराशा मिला और इसीलिए हम सरकार नहीं बना पाए। तो कम से कम हमने 2017 में बीजेपी के साथ जाकर के एक अपना पहचान, एक ताकत दिखाया, समाजवादी पार्टी के साथ जाके दिखाया और पुनः हम बीजेपी के साथ खड़े हुए। तो कहीं न कहीं जो हमारा वोटर है, हमारे समर्थक है, हमारे कार्यकर्ता है, वो एनडीए के साथ मजबूती से 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि आप एनडीए से लोकसभा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो कितनी लोकसभा सीटों की आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतंत्र में हर दल चुनाव लड़ने के लिए ही अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करता है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश करता है और उसी के बीच में काम करता है। हम एनडीए के सहयोगी हैं, वो बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। हमारी भूमिका जितनी एनडीए ने हमें दिया है उस भूमिका को निभा रहे हैं। तभी अरुण जी, आप कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं? आप इसको बताइए। देखिए, कितनी सीटों की सीटें डिमांड कर आप रहे हैं? मांगने को तो अब मांगने के लिए तो तोप का लाइसेंस मांगा जाता है, मिलता है कट्टा का लाइसेंस। लेकिन अब आप क्या करिएगा कि हम मांग रहे हैं, हम 5 सीटों का डिमांड सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। शीर्ष नेतृत्व ही मालिक होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। हमारा लक्ष्य है जीत, हमारा लक्ष्य सीट नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि जीत लिया जाए। 80 लोकसभा सीट कैसे जीती जाए, इसके लिए हमने अपने कुछ ऐसे चुनिंदे सीटें हैं जहां हमारे कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जहां हम बहुत तेजी से संगठन का विस्तार कर रहे हैं। तो उस दिशा में जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हमें सीट देंगे, जो हमने प्रस्ताव दिया उसमें जो सीटें हमको मिलेगी, हम अपने चुनाव चिन्ह छड़ी से, अपने पीले गमछे पर, पीले झंडे पर और अपने नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा फार्मूला है कि हम 80 लोकसभा सीट कैसे जीतेंगे, चाहे ये बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, चाहे अन्य सहयोगी जो दल हैं उनके प्रत्याशी हो। हम सब का एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। जब हम सीट जीतेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, आपने कहा कि आपने 5 सीटों की डिमांड की है। भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कितनी सीटें आपको देंगी? अगर ऐसे आप बता दें तो अच्छा रहेगा। कितनी उम्मीद आपकी कितनी है? शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों से बहुत गंभीरता से चिंतन किया है, मंथन किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कौन सी सीट दी जाए जिससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए को मजबूती मिले। हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी प्रयोग कर रहे हैं। हम नालंदा में भी कल कार्यक्रम किए, बड़ी संख्या में वहां लोग जुटे। हम वहां वाल्मीकि नगर है एक लोकसभा, वहां भी हम तैयारी कर रहे हैं वहां की परिस्थितियों का, और सिवान एक लोकसभा है। हम वहां 3 लोकसभा हमारे प्रमुख तरीके से बिहार में कार्यक्रम चल रहे हैं और वहां हम पूरी तैयारी के साथ अभियान चला रहे हैं। हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के अपनी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए और बूथ को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बिहार में भी और उत्तर प्रदेश, हमारा 2 राज्य में फोकस है। हमें जहां तक उम्मीद है शीर्ष नेतृत्व हमारे इन उम्मीदों को आगे बढ़ाएगा और हमारी पार्टी को लड़ने के लिए हमारे सिंबल पर हमारे प्रत्याशी चयनित करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी सीटें मिलेंगी 100% उस सीट को जीत करके हम लोग एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद आप समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद आपने एनडीए का दामन थामा। इसके बाद लगातार देखा जाता है कि ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। आक्रामकता उनकी बड़ी बढ़ जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, देखिए, हम आक्रामकता नहीं करते हैं। हम जिस सिद्धांत के साथ, जिस विचार के साथ लड़ते हैं, उस लड़ाई में व्यक्ति जब बातों को घुमाने लगता है और आपके सामने निराशा दिखने लगती है तो उनकी सच्चाई भी उजागर करना जरूरी हो जाता है। हम पूरी ताकत लगा करके 2022 में लगे थे उनके साथ और हम इस उम्मीद से लगे थे कि उनको हम सीएम बना लें। आप देखिए, वो चुनाव हारे कहां है? हमारे गढ़ में तो नहीं हारे, वो अपने घर में हार गए। एटा, इटावा, सैफई, कासगंज, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर। अब उठा के देखिए वहां की सीटें। जिन सीटों पर उनका प्रभाव था, जिन सीटों पर उनको उम्मीद थी जिस सहयोगी से, उस सहयोगी तो नाकाम साबित हुए। और जहां उम्मीद कम थी वहां उनको भरपूर झोली में भर दिया गया। अब आप अगर सहयोगियों को बार्गेन करके या उनको अंधकार में रख करके आगे आप बढ़ना चाहेंगे तो नहीं बढ़ सकते। हमारी भी संगठन के लोगों की एक उम्मीद होती है कि हमारा नेता मेहनत कर रहा है तो हमको भी फल मिलना चाहिए। 38 सीट देते हैं आरएलडी को और चुनाव जीत के आते हैं 8 ठो, हमें देते हैं 16 ठो, अब 12 प्रत्याशी अपने देते हैं, हम 6 ठो जीत के आते हैं, उनको राज्यसभा भेज देते हैं और हमारी पार्टी को बस झुंझुना कुछ नहीं थमाते हैं। तो हम क्यों उनके साथ मेहनत करें? हमारी भी तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा है कि हमारे लोग आगे बढ़ें, लेकिन नहीं, आपकी मंशा साफ है कि छोटे दल के जो अति पिछड़े वर्ग के लीडर हैं
वो पिछड़े वर्ग के लीडरों के बराबर न खड़े हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपना लीडर बनकर रहना चाहते हैं। इसी वजह से कोई छोटा तबका का लीडर वहां पनप नहीं पा रहा। और इतिहास यही है कि मान्यवर कांसी राम ने सबको समेट करके कहा, एक साथ बांधा तो सरकार बनाया। मान्यवर इनके नेताजी ने जो संघर्ष किया, उन्होंने सबको समेट के चलाया तो सरकार बनाया। यहां वन मैन की तरह आप काम करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। नेताजी ने सबको यही सिखाया था कि सभी वर्ग को लेके चलो, सबको भागीदारी दो। लेकिन आज हमने एक टिकट मांगा था कश्यप के लिए। पश्चिम की किसी भी विधानसभा में एक कश्यप को टिकट दे दीजिए, आपको वहां 2500 विधानसभा में आपको कश्यप वोट देगा। एक टिकट नहीं दिया। मजबूरन हमें अपने प्रत्याशी रामपुर मैनपुरी सीट से करहल का प्रत्याशी ले जाकर हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में लड़ाया। अगर वो करहल का प्रत्याशी कहीं अगर बगल की सीट पर लड़ जाता तो वो एक संदेश देता, लेकिन नहीं, आती पिछड़ों को टिकट नहीं देना है। जब टिकट नहीं देंगे तो बीजेपी उसको टिकट दे रही है, उसको विधायक बना रही है, उसकी पार्टी मजबूत हो रही है। आप टिकट नहीं देंगे तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप वही स्थिति रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट किया गया, सपा द्वारा टारगेट किया। उन्होंने एक कबूलनामा भेजा तलाक का, हमने कबूल कर लिया। कहा भाई तलाक तलाक तलाक, हमने कहा कबूल कबूल कबूल। तो जब उन्होंने तलाक दे ही दिया और हम ही को नहीं दिया, अपने चाचा को भी चिट्ठी थमाया था स्वतंत्रता तो चाचा के साथ आ गए हैं। नहीं तो वो तो उस समय आए जब धक्का खा लिए, पूरा घूम लिए, परिक्रमा कर लिए, देखे अब कुछ नहीं हाथ लगने वाला तो शरणम गच्छामि कर लिए। लेकिन हमने अपने वसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। हमने लड़ाई लड़ना स्वीकार किया। हम सत्ता छोड़ के लड़ाई लड़े, सत्ता में रह के लड़ाई लड़े। कौन सी लड़ाई हमने छोड़ी? हमारे नेता गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, वंचितों के लिए काम करते हैं। यही चीजें समाजवादी को पसंद नहीं आती। हम उनको सही राह दिखाते हैं और सही राह दिखाने वाले वहां वही हो जाते हैं कि किसी मतलब के नहीं रहते हैं। और 2022 चुनाव के बाद से वो खुद स्वीकार करते हैं कि हम नहीं चाहते थे हमारी सरकार बने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि 2022 में मैं खुद नहीं चाहता था कि मेरी सरकार बने। और इसलिए नहीं चाहते थे कि जितनी घोषणाएं किए थे, एक भी घोषणा पूरा नहीं कर सकते। मोदी जी से ये मिले हुए थे 2022 में, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे कि हमारी सरकार न बने। आरोप लगाते हैं भाजपा पर। भाजपा के अगर सबसे बड़ा कोई सहयोगी है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी। हम पूरी ताकत के साथ 2022 में लगे, पूरी कुर्बानी दिए, अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ लगाए। कितने लोग बीमार हो गए, 40 टेम्परेचर डिग्री गर्मी में हम लोग परेशान थे। लेकिन ये 5 स्टार होटल में बैठ के खाली ये नेता नहीं काम करेगा, वो नेता, जितने नेताओं को लिया इन्होंने, एक नेता का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ सिंगल अपना नेता बन के रहना चाहते हैं। तो जहां सिंगल नेता रहेगा वहां बाकी नेता नहीं रहेगा, सबके मोह भंग होंगे, सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अब आने वाले लोकसभा देखिएगा, इनके दल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि इनकी मनसा स्पष्ट नहीं है। ये लोगों को अंधकार में रखते हैं। अंधकार में रहेंगे तो अंधकार में चले जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता आपके संपर्क में हैं। चर्चाएं ये भी चली बीच में कि सुभाषपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के नेता कुछ आपके संपर्क में हैं, अगर ऐसी बात, जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से सुभाषपा को बुलावा दिया जाता है तो उसमें शामिल होंगे क्या? इंडिया गठबंधन है? कहाँ है इंडिया गठबंधन? उत्तर प्रदेश में बताइए कौन सा इंडिया गठबंधन है? मध्य प्रदेश में बताइए कौन सा इंडिया गठबंधन है? बिहार में बताइए कौन सा इंडिया गठबंधन है? छत्तीसगढ़ में बताइए कहाँ है? तेलंगाना में बताइए कहाँ है? कर्नाटका में कहाँ है? देखिए, अन्य देशों के अन्य इलाकों में राजनीति करने वाले लोग ये सब दगे हुए कारतूस हैं और दगे हुए झालर इकट्ठा होकर के वो सोचेंगे कि मैं एक बड़ा बल बन जाऊंगा, तो फ्यूज बल बन के रह जाएंगे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी जिसके साथ दोस्ती करना चाह रही है, सब कांग्रेस के साथ, मध्य प्रदेश चुनाव में क्या क्या कहा? क्या देश की जनता ने नहीं सुना? चिरकुट तक कहा, धोखेबाज तक कहा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम तक कहा, कांग्रेस भाजपा एक जैसी पार्टी कहा, और यहां तक कि कहा कि जाति जनगणना का सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। अब इसका मतलब कि आप इन सब चीजों को कहने के बाद भी अगर वहां हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हैं कि मेरे साथ मैं गठबंधन में रहूंगा, तो एक ऐसा गठबंधन, ये दिल का जो दर्द है ना, वो दिल में इतना दर्द भर गया है कि मध्य प्रदेश का अभी असर आएगा, उत्तर प्रदेश टिकट बंटने दीजिए।
कितने उत्तर प्रदेश के ऐसे कांग्रेसी हैं कह दिए हैं कि अस्तित्व नहीं है। तो जिस दल का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है तो उससे दोस्ती की बात क्या है? इसका मतलब कि बीजेपी की बी टीम बन के काम करना है। तो इंडिया गठबंधन ने ठाना है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये अभियान इन सब का चल रहा है। तो पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग ये जान रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, और ये नारा दे रहे हैं पीटीए। नारा तो इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था, नारा तो राजीव गांधी जी ने दिया, गरीबी हटाओ। नारा देना अलग विषय है, उस नारा में काम कितना किया है ये महत्वपूर्ण है। आप पीडीए का नारा दिए हैं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछना चाहता हूं सपा या बसपा कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से जो लोग ये कहते हैं कि मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूं। पीडीए में पिछड़ा आता है, पिछड़ों के हित में क्या काम किया है? 27% आरक्षण की 22 सिफारिशें कांग्रेस से समझौता करके आप लंबे समय तक 50 साल सरकार चलाया, लेकिन कभी 22 सिफारिशें लागू नहीं होने दिया। जाति जनगणना कभी कांग्रेस लागू नहीं होने दी, उसके बाद भी हम पिछलगू बन के वहां हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बयानबाजी आज की डेट में कर रहे हैं, उनके पीडीए का नारा का हवा निकल गया मध्य प्रदेश। हमने यादव मुख्यमंत्री दे दिया और उसका रिश्ता निकल गया उत्तर प्रदेश। अब उनको चिंता हो रही है कि वो आ जाए यहां तो हमारा क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब सोचो। यही होगा कि यहाँ के यादव हाथ जोड़ के माला फूल लेके खड़े हो गए हैं कि मोहन यादव जी आइए, आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में अब आपकी जरूरत है। अब तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। इधर कुछ मुसलमान नाराज थे आजम खान साहब से, अब वो कह रहे हैं कि बहुत बजा लिया बाजा आप सपा का, अब आ रहे हैं इधर भाजपा के साथ, हमको सम्मान यहाँ मिलेगा। तो यहाँ भी वो लोग लाइन लगा लें, पसमंदा सम्मेलन जोरों पर चल रहा है, पसमंदा लोग जुट रहे हैं। बचेगा इनके साथ कौन गठबंधनवा में? 38% तो वैसा भाजपा के साथ खड़ा हो गया है। अब वह जो अगल बगल वह बैठे हैं सपा कार्यालय में, वह वोट देंगे, वही मोदी जी को रोकेंगे। नारा देखिए 2022 में भी दिया था भाजपा साफ का, क्या हो गया? आप रणनीति मजबूत नहीं लगाते हैं, आपके पास क्षमता नहीं, आप अपरिपक्व नेता है, कच्चे कान के कच्चे। अगर आप वास्तव में जमीन का कार्यकर्ता जो सच्चाई बता रहा है उसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। और हमने देखा है कि ये पीडीए का नारा मध्य प्रदेश में ले जाकर किसको जिता रहे थे? 3000 वोट पाए हैं, कांग्रेस 16,000 पाई। अब बीजेपी वहां 32,000 से जीत गई। जिताने किसको गए थे? ये गए थे पीडीए बना के भाजपा को जिताने, और जिता के बना दिए मुख्यमंत्री। बधाई देने के लिए तो हमने कहा ही था कि बधाई दे दीजिए, यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, आपके पीडीए के तीनों लोग बन गए, पिछड़ा भी बन गया, दलित भी बन गया, अपर कास्ट भी बन गया। अब और नंबर आएंगे, जो राज्य आएंगे खाली होंगे उसमें देखिएगा आप सारे पिछड़े समाहित हो जाएंगे। आप नारा लगाइए, यह साकार होता जाएगा। अरुण राजभर जी, विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पूरी जनता जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की अगर लड़ाई और उनके सिद्धांत और उनके संघर्ष को अगर पढ़ा जाएगा तो कभी उन्होंने सत्ता सुख की लड़ाई नहीं लड़ना चाहा। हमें सत्ता मिली थी 2017 में, हमें सत्ता बड़ी मिली थी, हम कैबिनेट के मंत्री थे और हमारे 8 सदस्य थे निगमों में और 2 राज्य मंत्री थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफी, उत्तर प्रदेश में शराब की बंदी, उत्तर प्रदेश में भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का मुद्दा, गरीबों का इलाज फ्री, तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, 33% महिलाओं को आरक्षण, इन मुद्दों पर संघर्ष किया। और 2017 और 18 के बीच में जितनी लड़ाई हमारे नेता ने लड़ा, आजादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर के बाद दूसरा कोई नेता लड़ाई लड़ा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। सत्ता छोड़े, किस लिए छोड़े? अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता में बने रहने का एक दम होता कि हम बने रहे, छोड़ जनता भाड़ में जाए, उससे नहीं मतलब, तो आज भी हम सत्ता में बने रहते। लेकिन 2022 में 25 सीट भाजपा दे रही थी। ठीक है, ठीक है। 2022 में 25 सीट दे रही थी, मंत्री बना रही थी, आओ सपा का साथ छोड़ के हमारे साथ। अगर हमें मंत्री बनना होता तो हम चले नहीं गए होते। लेकिन आपके चाहने वाले तो ये चाहते होंगे ना बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक रास्ता दिया है, सत्ता, सुरक्षा, सम्मान, भागीदारी देने का, समाज की रक्षा करने के लिए। वो एक साधन है, हमारे लिए वो कोई सुविधा नहीं है, वो एक साधन है। उस साधन के लिए सरकार बनाई जाती है। आज जितने दल हैं, किसी से कहिए कि वो खेत का कोन कोड़ने के लिए सब राजनीति कर रहे हैं,
वो सब लोग सत्ता का साधन पा करके समाज की सुरक्षा करना चाहते हैं, समाज को बेहतर करना चाहते हैं, समाज को विकास के रास्ते ले जाना। अब वही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस दिशा में सिर्फ उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, सत्ता मिले चाहे ना मिले, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में जनता का सेवक बनकर के जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का है। वो जब चाहेंगे, उचित समय आएगा तो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं अरुण जी, बन वो जाएंगे। उचित समय कब आ रहा है? बस कुछ ही समय बचा है। सारी चीजें, अभी चुनाव चल रहा था, तमाम राजनेता फंसे हुए थे उस काम में, अब नेता सब खाली हुए हैं। जैसे अब देखिए, आगामी रणनीति घोसी बन रहा। उपचुनाव जब हुआ था तभी कहा गया था कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब काफी वक्त हो गया है। देखिए, ये तो हवा में बात हो रही थी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ये खबरें बनाई गई थी, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं थी। चर्चाएं कुछ ऐसी चल जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होते हैं। चर्चा तो मध्य प्रदेश में हो रहा था कि फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसको लोग चर्चा में लिए थे वो बना ही नहीं। तो वैसे है उत्तर प्रदेश में हमारी जो तय हुआ है माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री से, जो हमारे गठबंधन के लिए जो बातें तय हुई है, अमित शाह जी से क्या तय हुआ देखिए है? वो तय हुआ। हमें लगता है कि जल्द ही 1, 2, 4, 5 दिन के अंदर माननीय अमित शाह जी बुलाएंगे। अभी फोन आया था पीछे 2-4 दिन पहले, तो बुलावा आएगा। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बैठक होगी। ये बैठ के 2024 की सारी रणनीति स्पष्ट कर ली जाएगी। ये तय है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस दिन शपथ ग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन अपना ये प्रोग्राम रखेंगे उस दिन उनको शपथ दिलाएंगे। ये तय है, आज नहीं तो कल। ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और मुख्यमंत्री जी जिस दिन माननीय राज्यपाल महोदय से मिलेंगे उस दिन हो जाएगा। ठीक है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ और उसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने बताया कि परिवारवाद जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। कल हमने इस पर चर्चा भी किया था, तो कुछ लोग आप पर भी कटाक्ष कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर परिवारवाद यही है तो क्या सुभाषपा में भी तो परिवारवाद है? अगर आईएएस का बेटा आईएएस बनता है तो उसमें गलत क्या है? जनता उसे चुनती है। अगर जनता को लगता कि वो परिवारवाद नहीं है तो शायद जनता वहां तक ना भेजती। क्या सोचते हैं आप? जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, या जो लोग इस बात को कह रहे हैं उन लोगों को भी यह बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो संघर्ष करके आगे आता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी या हम व्यक्तिगत अपने ऊपर देखें, हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो मैं आपके सामने बैठ करके नहीं बोल सकता। हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो हम 50,000 की भीड़ में खड़ा होकर के अपना भाषण नहीं दे सकता। हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन जो पैराशूट से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उनके पिता हैं और उनके बेटे राजनीति में आके सांसद बन गए, वो परिवारवाद कहा जाता है। कोई सांसद है, उनका बेटा पा गया विधायक, घर में बैठा हुआ है, वो पढ़ाई कर रहा है, आया सांसद विधायक बन गया, वो परिवारवाद है। लेकिन जो जमीन में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बीच में संघर्ष करके यहां तक पहुंचता है और उसको अगर पार्टी मौका देती है तो परिवारवाद नहीं कहलाता है। अगर इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। संघर्ष बता दीजिए क्या है? तेजस्वी यादव का संघर्ष हमको बता दीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष बता दीजिए, या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका बता दीजिए क्या संघर्ष है। संघर्ष करके जो आया है, जो नहा करके कपड़ा बदला है, वो संघर्ष नहीं है। जो पसीना बहा कर कपड़ा बदला है वो संघर्ष कहलाता है। तो आप मानते हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में जो दल बनाया है और जो दल के लिए काम कर रहा है, हर एक परिवार की जिम्मेदारी है उस लोकतंत्र को मजबूत करना। इस भारत का हर एक नागरिक लोकतंत्र में अपनी ताकत को मजबूत करना चाहता है। उसी तरीके से हम लोग भी अपनी पार्टी को भूमिका में अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अगर हम नहीं काम करते और हमें पैराशूट से ला करके सीधे एमएलए बना दिया जाता तो हमसे कहते तो हम बोलते हाँ हम परिवारवादी हैं। इसलिए कि जो संघर्षवादी होता है वो परिवारवादी कभी नहीं होता। ठीक है। अगर अरुण राजभर की बात की जाए तो वो कहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी सीट पर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी। हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो भी जिम्मेदारी
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस इलाके के लिए, जिस लोकसभा के लिए या जिस क्षेत्र के लिए देगी, हम पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। हमारा निशाना 2027 है। 2027 में हम अपनी पार्टी की तरफ से अपना विचार करेंगे कि जहां हमें पार्टी मौका देगी वहां से हम लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा हमारा कोई इरादा नहीं है। लोकसभा में अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लड़ने का इरादा है। ठीक है, कल इंडिया गठबंधन का बैठक होगी, बड़ी बैठक है। कहा जा रहा है कि सारे मतभेद इस बार भुला दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की आपने बात की, तो कहा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होंगी। देखिए, ये तो बहुत दिनों से चर्चा हम कर रहे हैं। पहली बैठक जब पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, तीसरी बैठक महाराष्ट्र जाते जाते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव आया। 3 बैठक में 3 राज्य गया है इनके यहाँ से। और ये भाजपा को हराने की बात करते हैं। हरा किसको रहे हैं? केसीआर साहब को। जिस इनके ही गठबंधन के एक सहयोगी के रूप में माना जा रहा है कि वो भी एक सहयोगी है। हराए किसको? सहयोगी को। तो ये भाजपा को नहीं हरा रहे हैं, ये अपने सहयोगियों को हरा रहे हैं। कांग्रेस प्रयास में थी कि एक बार्गेनिंग बड़ी किया जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत करके, कि जितने सहयोगी हमारे गठबंधन में हैं उन सभी को अपने कब्जे में रखा जाए, लेकिन उनके कब्जे से बाहर हो गए। अब केजरीवाल साहब जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, अब वो कहेंगे कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। कितने दिन से जेल में हैं उनके नेता, कई जिम्मेदार नेता जेल में गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जाहिर भी कर दिया कि कांग्रेस बहुत गंभीर नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। जब चुनाव हो रहे थे उन्होंने बयान भी दिया। समाजवादी पार्टी के नेता होर्डिंग लगा के प्रदर्शित कर चुके हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री। तो पहले तो ये सीट तो छोड़ दीजिए, चेहरा तय कर लें। हमारे यहाँ चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है, उनके यहाँ चेहरा 72 है। अब वो चेहरा में कौन किस काबिल होगा, किस सीट पर लड़ेगा और कितने वोट दिलाएगा, अगर उठा कर देखा जाए, केजरीवाल साहब आ जाए लखनऊ में कै वोट दिलाएंगे, ममता बनर्जी आ जाए लखनऊ में कै वोट दिलाएंगे, केसीआर साहब आए बनारस में कै वोट दिलाएंगे। तो जितने गठबंधन के दल के साथी हैं उनके, वो अपने अपने राज्य में अपने दल को वोट दिला सकते हैं, लेकिन वो सहयोगियों को वोट नहीं दिला सकते हैं। लेकिन एनडीए में जो जिस इलाके का नेता है वो अपने सहयोगी को मजबूती से वोट दिला सकता है। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस गठबंधन को यह मानती है ये सिर्फ और सिर्फ चमचम रसमलाई खाने के लिए बैठक हो रही है, हाथ उठाने के लिए बैठक हो रही है, हाथ मिलाने के लिए बैठक हो रही है। चुनाव जैसे ही यह सूचना जारी होगा, हाथ झटक झटक के सब भागने लगेंगे, कोई एक साथ नहीं लड़ेगा, सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जैसा चुनाव अभी देखा गया, अभी विधानसभा चुनाव में भी यही दिखाया। हकीकत सच है कि वोट कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले, और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता 350 करोड़ रुपया सामने आया, पकड़ा गया, लेकिन कांग्रेस पे जवान देने को तैयार नहीं है, बयान कुछ देना ही नहीं चाहती, कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, ईडी सीबीआई ने जो कार्रवाई शुरू कर दी है, इससे सारे इकट्ठा होकर के जितने भ्रष्टाचारी है वो मोदी जी को हराना चाहते थे। देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं, देश की जनता जान रही है कि 50 साल कांग्रेस को दिया मौका, तो ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, लेकिन मोदी जी इतने साल, 7 साल, 8 साल होने जा रहा है, एक भी घोटाला सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समयों में इस विपक्ष के गठबंधन में कोई दम नहीं है, ये सब हवा फायरिंग है, इनके गठबंधन में कोई दम नहीं है। एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी, यही सब गठबंधन के लोग बनवाएंगे। ठीक है, हमारा आखिरी सवाल है अरुण जी, बीएसपी का आप हिस्सा रह चुके, 2002 में जब अलग हुए, इसके बाद सुभाषपा पार्टी का गठन किया गया, बीएसपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बीएसपी पार्टी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी की ये नई रणनीति है युवाओं को साधने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहन जी का अपना अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी का एक अंदर का मसला है कि उन्होंने किसको उत्तराधिकारी बनाया, किसको नहीं बनाया। लेकिन बहन जी ने उत्तर प्रदेश की नब्ज को पकड़ लिया है, और उन्होंने जिसको भी उत्तराधिकारी बनाया वो उत्तर प्रदेश को बहुत नहीं समझते हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बसपा का बहुत बड़ा राज्य माना जाता है और प्रभावशाली राज्य माना जाता है। हर चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत घटता चला गया, कोई ऐसा चुनाव न हुआ हो जिस चुनाव में ये सारा वोट शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये सब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो वोट बचा है उस वोट को बरकरार रखने के लिए एक आयोजन चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 5 किलो राशन जा रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जा रही हैं, उनके घर बनाए जा रहे हैं, उनको शौचालय दिए जा रहे हैं, उनको
आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं, उनके इलाज कराए जा रहे हैं, उनको बेहतर सुविधाएं जो प्रोवाइड हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा। बहन जी के जो संघर्ष, क्योंकि ये घर से निकलेंगे नहीं, कमरे में बैठ करके आप सोचेंगे कि प्रदेश कब्जा कर लेंगे, तो कमरे में कैद होकर राजनीति करना चाहती हैं और आकाश को अगर मार्केट में भेजना चाहती हैं जनता के बीच में, तो मुझे लगता है कि उनको वहां जाते जाते और ये गठबंधन आपस में समायोजन करते करते टिकट बढ़ते बढ़ते चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर खत्म, फिर वही सरकार हमारी मोदी जी की बन जाएगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये सब ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन 2037 तक कुछ प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि बसपा का कुछ प्रभाव बनेगा और कुछ जनाधार उनका बने, युवाओं का अपने साथ जोड़ने का जो कवायद है उससे अगर कुछ सफलता मिलेगी तो कुछ न कुछ इनके हाथ लगेगा। नहीं तो जैसा इस समय चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो बसपा हमसे भी खत्म पार्टी हो जाएगी। उनसे तो बड़ी पार्टी है ही, अभी 6 सीटें हमारे पास, 1 सीट है अगर विधानसभा का रेशियो देखा जाए तो वोट प्रतिशत का मामला है। अगर वो 11% पे है, अगर ये 24 में 11 से नीचे आए तो समझ लीजिए कि 37 आते आते आधा वोट शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। भारत समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका बहुत अरुण धन्यवाद राजभर जी। आपका, बहुत तो ये थे हमारे साथ अरुण राजभर जी, जिन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरीके से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और एनडीए में शामिल है इस वक्त सुभाषपा पार्टी। तो उन्होंने बताया कि 2024 को लेकर सुभाषपा पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रही है और आगे चलकर क्या रिजल्ट आता है ये तो देखना दिलचस्प होगा ही।